नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नवंबर और दिसंबर के महीने में लगभग 48 लाख शादियां हो रही हैं। शादी के पहले गुण मिलाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी को चेक करना। तो चाहे आप शादीशुदा हो या फिर आप 7 फेरों में बंधने वाले हो, आज हम बताएंगे कैसे आप बन सकते हैं एक दूसरे के फाइनेंशियल हमसफर। निवेश के क्या हो 7 वचन, इस पर रहने वाली है हमारी खास चर्चा। हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट्स हैं। कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के हेड वेस्ट जोन विकास पुरी, फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश से भी हम करेंगे खास चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी कैसे अचीव कर सकता है एक कपल। सबसे पहले समझना जरूरी है, जो एक हस्बैंड वाइफ है या फिर जो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, उनके लिए फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी प्रतिभा इतनी ज़रूरी क्यों हो जाती है। हम हर कोई चीज़ देखते हैं कि मेंटल वेवलेंथ मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है, क्या करेंगे, लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, पर इस पूरे कॉन्वर्जेशन में फाइनेंशियल मैटर क्या वाकई जो कपल्स हैं वो डिस्कस करते हैं? बिल्कुल स्वाति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही निग्लेक्टेड है। कल्चरली हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं फाइनेंस के बारे में बात करना। पर्सनल फाइनेंस को हम मतलब एक प्राइवेट ही रखना चाहते हैं। हालांकि हमारा हमसफर मतलब हम शादी करने वाले हैं, फिर भी उनसे बात करने में हमें थोड़ी सी झिझक होती है। अगर आप कहीं पे भी देखेंगे कि क्या रीजंस होती है मैरिज टूटने का, डिवोर्स का, सेपरेशन का, तो टॉप 3 to 5 रीजंस में डेफिनेटली फाइनेंसिक होता है। तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि ये मनी मैटर्स की वजह से भी एक शादी टूट सकती है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे मनी बिलीव्स डिफरेंट होते हैं। हमें लगता है जो फिजूल खर्चा है किसी और को लगता है ये बहुत जरूरी खर्चा है, और वाइस वर्सा भी लगता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे रोज रोज के फ्रिक्शंस हो सकते हैं और शादियां भी इन द एंड में टूट सकती है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, नॉट टू बी नेग्लेक्टेड। और ये नेचुरली नहीं आता हम लोग को, हमें एक हैबिट बनाना पड़ेगा, भले स्टार्टिंग विद कैजुअली एंड देन डीप कॉन्वर्सेशंस, कि पैसे के बारे में बात करना नॉर्मलाइज करें। और जो हमें हमारा बिलीव्स है, हमारा लाइक्स डिसलाइक्स है, वो डिस्क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोज रोज का फ्रिक्शन जो है ना, वो थोड़ा कम कर सकते हैं। एक ऑयलिंग जैसा हो जाता है शादी का। बिल्कुल। तो ये जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, मनी मैटर्स हैं, कहीं आपके लिए ज़्यादा किसी डिस्प्यूट की वजह न बन जाए, इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। निवेश के 7 वचन हम समझने वाले हैं कि वो 7 जो प्रोमिसेस हैं वो जो हस्बैंड वाइफ है या जो कपल्स हैं जो शादी करने वाले हैं उनके बीच में क्या रहने चाहिए। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स की बात करते हैं। विकास, आपकी नज़र में किसी एक कपल के इंपॉर्टेंट गोल्स कौन से रहते हैं जो उनको एड्रेस करने होते हैं मिलकर? धन्यवाद स्वाति जी। हेलो प्रतिभा जी। देखिए स्वाति, अगर हम एक डे टू डे लाइफ में देखें तो हमारे 5 से 6 या लगभग, आप क्योंकि 7 उसकी वचनों की बात करते हो, तो 7 जो हमारे इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं, जैसे एक घर हो गया, गाड़ी हो गई, या हमें अपने बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से उनकी किड्स की एजुकेशन हो गई, उनकी हायर एजुकेशन हो गई, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, और इमरजेंसी फंड। तो ये 6 से 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में ही अगर आप देखेंगे तो पूरे जीवन का सार है। जो जब हम एक विवाहित दंपत्ति की बात करते हैं तो इसी के इर्द गिर्द सारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग घूमती है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, विच मीन्स कि अगले 2 से 3 साल में आने वाले गोल्स हैं हमारे। ये थोड़े से मिडिल टर्म हो सकते हैं, लाइक 5 से 7 साल के बीच के टाइम पीरियड में जो आते हैं। और फिर एनीथिंग अबव 7-10 ईयर्स के ऊपर जब चला जाए टाइम होराइजन, तो आपके ये लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए। तो ये 6 से 7 जो ऐसे गोल्स हैं जो हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में हमारे जीवन में आते हैं। एब्सोल्युटली। तो कुछ ज़रूरी लक्ष्य है जो हमारे जीवन में आते हैं, उनको हमें साथ मिलकर एक कपल को आगे बढ़ना होता है। कैसे करें इसकी प्लानिंग, इस पर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक कपल के बीच में कई बार काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं प्रतिभा, लेकिन सीक्रेसी फाइनेंशियल मैटर्स में आ जाती है। जैसे आपने शुरुआत में बोला था, जो एक फाइनेंशियल डिसीजंस जो मे बी हस्बैंड ले रहे हैं, वाइफ को नहीं बता रहे, वाइफ ले रही है, हस्बैंड को नहीं बता रहे हैं कि कहाँ पर पैसे रखें या कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का कई बार पता नहीं होता है, या इवन शादी से पहले कुछ लोन लिया हो या कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हो, वो शादी के बाद पता चलती हैं। उस टाइम, उस मोमेंट पे नहीं मालूम चलता है। तो फाइनेंशियल जानकारी एक दूसरे से शेयर करना कितना इंपॉर्टेंट, और वो कौन से इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं एक हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से डिस्कस करने चाहिए?
फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी जो है ना, ये नॉन नेगोशिएबल है। इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब ये डिस्कस करना मतलब हमारे लिए नेचुरल नहीं है, तो हम कैसे स्टार्ट करें? कैजुअली ये तो समझना जरूरी है। मान लीजिए जो नया नया शादी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि एक दूसरे के फैमिली में मनी कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे हमारे घर में अलग हो सकता है कि द लेडी इज टेकिंग ऑल द इनिशिएटिव, और किसी और के घर में हो सकता है कि लेडीज मतलब बिल्कुल इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, उनको कुछ पता भी नहीं है। तो ये जानना जरूरी है। ये भी जानना जरूरी है कि आप कितना, मतलब आपका कुछ इनकम आ रहा है तो कितना सेव करते हो, कितना स्पेंड करते हो। जो किसी के लिए नॉर्मल है वो शायद दूसरे के लिए नॉर्मल ना हो, और ये सब बहुत फ्रिक्शन क्रिएट करने वाला चीज है। Who takes the lead in investments? आजकल बहुत सारे महिलाएं भी काम करती हैं, दोनों इकट्ठा सैलरी कमाते हैं। तो क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी दोनों लेंगे? नहीं लेंगे। तो क्या एक लीड लेंगे और दूसरा उसका जानकारी रखेंगे? हाउ विल दिस पैन आउट? ये सब बहुत सरल भाषा में, मतलब बहुत कैजुअली हम लोग बात कर सकते हैं टू स्टार्ट विथ। लेटर एक डीप कॉन्वर्सेशंस की भी जरूरत है कि आपके एक्सपीरियंस क्या रहे मनी के मतलब इर्द गिर्द। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक पर्सन को जानने के लिए कि आप क्या बिलीव करते हो, आपकी मनी वैल्यूज क्या है। जैसे क्या आपको लगता है कि डेट लेना ठीक है? क्या आपको लगता है कि डेट लेंगे तो समय समय पे रीपे करना चाहिए? क्या आपको लगता है ऑन द एज जीना, मतलब कोई इमरजेंसी फंड नहीं, सेविंग्स नहीं, आज कमा रहे हैं और आज जी रहे हैं, वैसा जीना ठीक है? ये सब मनी वैल्यूज होते हैं, ये सब समझना बहुत जरूरी है। इससे थोड़ा स्मूथ चल सकता है और फ्रिक्शन कम हो। बिल्कुल। और हमने एक्चुअली कुछ साल पहले देखा, पिछले 3-4 साल में, कि कई जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के टाइम पे, क्योंकि ज़रूरत पड़ गई कोविड के टाइम पर, मालूम ही नहीं था कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, या ली भी थी तो उसके बारे में डिटेल्स ही नहीं मालूम था, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये सब अनक्लेम्ड चला गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको जो कपल्स है, हस्बैंड वाइफ, आपस में डिस्कस जरूर करें। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में बांटना, विकास, कई बार ऐसा होता है कि दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं वो वर्किंग है, कई बार ऐसे भी होता है कि दोनों में से एक वर्किंग नहीं है, फिर भी उस केस में भी एक जो फाइनेंशियल जो बर्डन्स हैं उसको कैसे अच्छे से डिवाइड किया जा सकता है जिससे कि एक ही किसी पर्सन पे ज्यादा बोझ ना पड़े। जी स्वाति, देखिए अभी भी अगर इंडिया अगर आप सेटअप देखेंगे तो बड़े शहरों में तो थोड़ा न्यूक्लियर फैमिलीज का दौर काफी हद तक चल चुका है। और इसमें जनरली अगर आप देखेंगे तो बोथ लड़का और लड़की जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो वहां पे क्योंकि आप न्यूक्लियर फैमिली चलाएंगे और आप दो ही लोग हैं जो एक नया परिवार शुरू कर रहे हैं शादी के बाद, तो उनको एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली जब लड़का और लड़की फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो शायद ये सब डिस्कशन ना करें, लेकिन मान लीजिए शादी तय हो गई और शादी के बीच का जो टाइम पीरियड होता है जिसको हम कोर्टशिप पीरियड बोलते हैं, ये एक बहुत अच्छा समय होता है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का। और उसमें जो फाइनेंशियल, जैसा प्रतिभा जी ने बोला कि आप अपना जो बैकग्राउंड है, ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटस है, वो दिखाना बहुत जरूरी है कि हमारी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। बिकॉज समटाइम्स शुरू शुरू के दिनों में हम वो चीज सामने नहीं आने देना चाहते और हम थोड़ा सा अनरीजनेबल खर्चा भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन बाद में उसकी परिस्थितियां जो होती हैं एक्चुअल में कुछ और होती हैं। तो ये जो एक टाइम पीरियड है इसमें ये जानना बहुत जरूरी है। शायद ये एक ऐसा समय है जब दंपति को क्या करना चाहिए, एक बजट डायरी बनानी चाहिए और उनको ये देखना चाहिए कि हमारी जैसे शादी आने वाली है, शादी के बाद हमारे कौन कौन से माइक्रो लेवल पे या एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लेवल पे जो खर्चे आने वाले हैं, तो मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी या आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ऑब्वियसली थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर होता है, बट ये जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज बाद में अगर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो और अंडरस्टैंडिंग ना हो पाए, उससे बेहतर है कि पहले ही इस चीज को वो कर लिया जाए डिफाइन, ताकि जो खर्चे हैं वो अपनी आमदनी और इनफ्लोज के हिसाब से हो, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना जाए। और प्रॉब्लम वहीं पे ही आती है जब चीजें आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाती हैं और आदमी चोक हो जाता है। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा गोल है कि शादी के बाद में हमें कहीं विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स हमें एक ट्रैवल के लिए जाना है। तो मान लीजिए 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख का कोई खर्चा अगर होगा, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके लिए जोड़ना शुरू कर दे। या एक गाड़ी लेनी है या एक रेंटेड हाउस में जाना है और वहां पे हमें छोटे छोटे एसेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, फर्नीचर हो गया, किचन वेयर या कुछ हो गया, तो उसके लिए हमारा इतना बजट है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो एक क्लैरिटी होगी तो कभी भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं और जो सौहार्द है वो बना रहेगा। एंड ऑफ द डे इट इज मेंटल एंड फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी।
बिल्कुल। मेंटल एंड फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो वित्तीय जिम्मेदारियां हैं वो आपस में बांटें। मैं प्रतिभा आपसे ये जानना चाहती हूँ, कई बार क्योंकि अब आजकल की शादियां तो खर्चीली हैं ही, उसके आसपास के खर्चे उससे भी ज़्यादा खर्चीले हैं, और उसके बाद शौक भी पूरे करने हैं। अब जो यंग कपल्स हैं वो चाहते हैं कि पहले अपने शौक, अपने पैशन पर खर्चा करें, फिर अपनी जिम्मेदारियों को या आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे। कैसे समझे, एक लाइन कहाँ पर ड्रॉ करना जरूरी है? क्योंकि फिजूल खर्ची कई बार हो जाती है, स्पेशली शादी के पहले 1 आध साल में आप ओवरबोर्ड हो जाते हैं। तो ये ओवरबोर्ड ना हो जाए तो अपने इस पूरे जो मनी मैनेजमेंट है उसको कैसे बांध के रखें? ये बजटिंग करना ना एक बैड वर्ड जैसा हो गया कि हमारे जमाने में कोई बजट नहीं करता। हम ये नहीं बता रहे हैं कि आप पाई पाई का हिसाब लिखें, लेकिन एक ओवरऑल बजट रहना बहुत जरूरी है और बहुत ही फाइनेंशियल प्रूडेंस लाता है जिंदगी में एक बजट बनाना। नंबर 1। नंबर 2, जो एक्सपेंसेस है वो शेयर्ड होना चाहिए। जैसे विकास जी ने बताया, सारे गोल्स के लिए तो आप सेव करेंगे ही, लेकिन अगर आप दोनों वर्किंग हैं तो रोज का जो एक्सपेंसेस ऑन अ मंथली बेसिस अगर आप शेयर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इक्वली शेयर करें। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का इनकम ज्यादा है और किसी का इनकम कम है, तो इनकम की प्रोपोर्शन में भी शेयर कर सकते हैं। इस तरह से मतलब जो ज्यादा इनकम कमा रहे हैं उनको नीचे आना नहीं पड़ेगा लाइफस्टाइल में, और ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इतना ही शेयर कर सकती हूँ। आप 60% कर रहे हो और मैं 40% कर रही हूँ, तो कितना हम लोग खर्चा कर सकते हैं। इससे भी एक फाइनेंशियल क्या है वो एक डिसिप्लिन बनी रहती है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा ही, अगर आप न्यू घर सेटअप कर रहे हो तो उसमें अप्लायंसेस वगैरह लेने के लिए और थोड़ा बहुत आपका लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए फर्स्ट 1 ईयर में खर्चा होगा ही। लेकिन अगर कॉन्शियसली करेंगे कि हाँ हम कर रहे हैं, अभी हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, हमने बेसिक्स टेक केयर किया, बाद में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, इट्स परफेक्टली ओके। लेकिन ये कॉन्वर्जेशन होना जरूरी है कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, और कितना मैं दे सकते हो, कितना आप दोगे, और टोटल कितना हम खर्चा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना तो स्वाभाविक है, अगर वो हो भी गया, अगर आप कॉन्शियस है तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लॉन्ग टर्म में कि आपका मतलब आमदनी बहुत कम है और खर्चा बहुत ज्यादा है। एब्सोल्युटली। और कई बार ऐसा होता है, आमतौर पर आप ये नोटिस करते होंगे, दो लोगों में एक थोड़े खर्चीले होते हैं, एक थोड़े सेवर होते हैं। तो जो सेवर हैं वो ज़्यादा खर्चे के टाइम पे अपने पार्टनर को थोड़ा सा बांध के रखें, और जो खर्चीले हैं वो अपने सेवर जो पार्टनर है उनको ये बोले इतना बचाओ भी मत, थोड़ा खर्चा भी करो और थोड़ा निवेश भी करो। तो ये बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है। अब ज़रा फाइनेंशियल गोल्स पर आते हैं, क्योंकि वित्तीय लक्ष्य जो हैं वो टारगेट सेट करने ज़रूरी हैं। स्टार्टिंग विद शॉर्ट टर्म प्लानिंग, किसी का 1 से 2 साल का अभी शादी के बाद का जो एक पीरियड है, कौन से इंपॉर्टेंट गोल्स हैं विकास, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है? हम बात जनरली देखिए, क्या इंडिया के सेटअप अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर एक जो न्यूली वेड कपल होते हैं उनको सारा खर्चा खुद ही करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास खुद ही है। ये तो हम जनरली एक बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फैमिलीज की, स्पेशली बड़े शहरों की, जहाँ पे छोटे शहरों से भी कई बार शादी के बाद लोग बड़े शहर में काम करते हैं, उसके लिए आते हैं। बट ब्रॉडली इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ऐसी फैमिलीज में शादी हो ही जाती है जहाँ पे ऑलरेडी चीजें अवेलेबल है। बट स्टिल अगर हम ऐसे दंपत्ति की बात करते हैं जहाँ पे उनको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स आ रहे हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, मे बी उनको फाइनेंशियल बैकअप उतना नहीं था, लेकिन जो भी करना है खुद से करना है, तो क्या होता है, जैसे जनरली हम मान लीजिए एक ट्रैवलिंग का प्लान हो गया। ये भी हो सकता है कि घर से एक बजट मिला हो कि आपको इतने बजट में ट्रैवल करना है, लेकिन एस्पिरेशन ज्यादा है, तो दंपति ये सोचते हैं कि ठीक है, जितना हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस घर से मिली है, हम उसमें ऊपर से कुछ और डाल के हम वो ट्रैवल एक अच्छी डेस्टिनेशन में जाना चाहेंगे। या घर से जो बजट मिला है उसके वाइट गुड्स जो लेने हैं आपने, आप ये सोच के चलते हैं कि ठीक है, हम थोड़ा बजट बढ़ाते हैं, अपनी सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं और हम एक ज्यादा लग्जरी की तरफ मूव करते हैं। तो अब ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि नए ये ट्रैवल प्लान्स हो गए जो शादी के बाद जनरली होते हैं सबके, या छोटे अप्लायंसेस हो गए, वाइट गुड्स हो गए, इस तरीके की, या मान लीजिए कोई 2 व्हीलर या कुछ इस तरीके के एसेट्स क्रिएट करने हैं जो इनको इमीडिएटली 1 से 2 साल में दिख रहे हो। तो जनरली ऐसे एसेट बिल्डिंग करने के लिए हम ये तो सजेस्ट नहीं करते कि इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाए, तो तब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या आर्बिट्राज फंड्स जैसे कोई कैटेगरी होती हैं जो 2-3, इसमें ही पैसा डालना चाहिए। हालांकि इसमें 7-7.5% से ऊपर का आप उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट। कि मान लीजिए 1.5 लाख की जरूरत है 2 साल में,
तो रफली 10,000 रुपए का अगर सिप कर लिया और मान लीजिए 7-7.25% का अगर रिटर्न आता है तो 2.5 लाख जुड़ जाएगा। तो ये हो गया एक 1 to 2 ईयर्स में या 1 to 3 ईयर्स के अंदर में शॉर्ट टर्म गोल जो हो गया। और फिर एक मीडियम टर्म हो जाता है जो मान लीजिए 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में अगर किसी को मैं आपके 5 पास लाख आती हूँ शॉर्ट टर्म के बाद मीडियम टर्म गोल्स की प्लानिंग के लिए, क्योंकि अभी हम ये समझने की हमने कोशिश की आपके जरिए कि 1 से 2 साल का नजरिया है, उसमें जो आगे आने वाले 2 साल तक के गोल्स हैं, जिसमें जो इमीडिएट जो आपकी ज़रूरतों के लिए होते हैं, उसमें आप डेट फंड या लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड जैसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसे डाल के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे फंड्स भी जो कि विकास ने बताए। मीडियम टर्म की प्लानिंग और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में क्या क्या शामिल है और इसके लिए कैसे इन्वेस्ट करना है, इस पर भी हम एक छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। निवेश के 7 वचन कैसे बनाए और बढ़ाएं फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी पार्टनर्स एक दूसरे के बीच में, इस पर हम खास चर्चा आज कर रहे हैं। समझना ज़रूरी भी है, शादियों के बंधन में बहुत सारे लोग बंध रहे हैं, कई बंध चुके हैं, और यहाँ पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है मेंटल वेवलेंथ के साथ फाइनेंशियल वेवलेंथ बनाए रखने के लिए। प्रतिभा और विकासपुरी हमारे साथ हैं। प्रतिभा, शॉर्ट टर्म की प्लानिंग हमने समझ ली, अब जो एक मीडियम टर्म की प्लानिंग होती है उसमें कुछ और गोल्स ऐड हो जाते हैं। नई नई शादी हुई है, उसके बाद आगे आने वाले 5 या 7 साल ऐसे होते हैं जिसमें आपकी फैमिली में एडिशंस भी होंगे, आपके गोल्स भी बढ़ेंगे, और आपको और भी यहाँ पर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इस टर्म की जो मिड टर्म की जो प्लानिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और इसको कैसे एक हस्बैंड वाइफ आगे बढ़ा सकते हैं? मिड टर्म फिर भी रिकग्नाइज कर सकते हैं लोग कि अभी हमारे 4-5 साल में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो सिंपल सी चेंजेस हुई है जो आज की तारीख में। एजुकेशन अपग्रेड तो बहुत जरूरी है। अगर आप अपने लाइफ टाइम में 2-3 साल तक आपने कुछ नहीं किया, 5 साल के अंदर शायद आपको कुछ ना कुछ एक कोर्स करना पड़ेगा अपने इनकम को बढ़ाने के लिए या फिर बनाए रखने के लिए। अभी तक आप किसी पे निर्भर थे फाइनेंशियली, और ऐसा होता है कि 5-7 साल बाद आप किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, इन लॉज का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। खास तौर पर महिलाएं मटर्निटी के लिए ब्रेक लेंगे, अगर वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी डिपेंडेंस हो तो उनके लिए कैसे प्रोवाइड करें, और ये मटर्निटी ब्रेक के लिए कैसे प्रोवाइड करें, ये सब मीडियम टर्म गोल्स होते हैं जो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। गाड़ी कैसे खरीदे और उसके लिए कितना सिप स्टार्ट करना। आप ये नहीं सोच सकते हो इन योर लेट 20s की, आई मीन सोचते नहीं है, नॉर्मली सोचना चाहिए बट कोई सोचता नहीं है कि रिटायरमेंट क्या होगा, कि हाल ही में आपने काम करना शुरू किया है। लेकिन ये मिड टर्म गोल्स बहुत जरूरी है कि आप अपने ब्रेक्स के लिए कैसे मैनेज करेंगे, इमरजेंसी फंड कैसे मैनेज करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले लिए क्या, ये सब मीडियम टर्म गोल्स होते हैं। तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो मीडियम टर्म गोल्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि आपके आने वाले 1 से 2 साल के गोल्स हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्योंकि हम एक लॉन्गर टर्म कंपेनियनशिप की बात कर रहे हैं, तो उसमें फाइनेंशियल जो कंपेनियनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो एक सही रास्ते की तरफ बढ़े और हेल्दी जो एक और वेल्दी लाइफस्टाइल अगर एक कपल को बितानी है, तो जो लंबी अवधि के जो गोल्स होते हैं विकास, क्योंकि अब अगर फैमिली में एडिशन हो गया, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई भी है, पढ़ाई के बाद उनकी शादी है, फिर आपको अपनी रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना है। ये जो तमाम गोल्स हैं लॉन्गर टर्म के, आपको उसके लिए 15-20 साल तक का इंतजार करना है, लेकिन शुरुआत पहले से करनी है। अब इसकी प्लानिंग इस स्टेज पर कैसे करें? ऑन अ लाइटर नोट, जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ इज ए फुल सर्कल, तो आज की डेट में जो नव दंपति है जिन्होंने अपने पेरेंट्स का खर्चा करवाया और लाविश शादी की, उनको ये याद रखना चाहिए कि उनकी भी बारी आएगी जब 15-20 साल या 25 साल के बाद उनके बच्चे बोलेंगे कि हमें एक लाविश शादी करनी है। तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि समय आपकी तरफ है, SIP स्टार्ट कर दीजिए। जितना जल्दी करेंगे, सूनर देन लेटर, उतना अच्छा होएगा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, हम रूल ऑफ 15 बोलते हैं, जैसे कि 15,000 रुपए का अगर आप सिप करते हैं 15 साल के लिए, और यदि आपकी इन्वेस्टमेंट्स 15% से ग्रो करती है तो 1 करोड़ बन जाता है। अब आप अपने गोल्स को लिंक कर लीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ में, क्योंकि आज से अगर हम 15 साल या 20 साल के बाद की बात कर रहे हैं तो बच्चों की शादी ऑब्वियसली लाखों में नहीं करोड़ों में होगी।
आपको रिटायरमेंट किटी के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए या बच्चों की हायर एजुकेशन के बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो जब दोनों कपल्स वर्किंग है या इवन वन पर्सन इज वर्किंग, तो उनको ये देख लेना चाहिए कि मैं ये सिप जो है, मान लीजिए 5,000 की सिप है, ये मैं अपने रिटायरमेंट के लिए लगा रहा हूँ, 10,000 की सिप जो है मैं अपने बच्चों की शादी के लिए लगा रहा हूँ, और अनदर 10,000 या 15,000 मैं अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए लगा रहा हूँ। तो SIP राइट फ्रॉम डे वन करना जरूरी है, ताकि आप अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसको मीट कर पाएं। और जैसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इन्फ्लेशन की बात करते हैं स्वाति, तो आज की तारीख में जो हमें शायद 30 या 40 लाख रुपए में हमारा काम हो जाता है, ये अगले 15-20 साल में 5 से 6 करोड़ से कम का नहीं होगा। तो इसलिए SIP अपने गोल्स को के साथ लिंक करके लगाना बहुत जरूरी है फॉर लॉन्ग टर्म। और उसके लिए कोई शॉर्ट टर्म, उसके लिए स्मॉल कैप फंड्स या मिड कैप फंड्स या लिटिल एग्रेसिव फंड्स भी लिए जा सकते हैं, या मल्टी कैप फंड्स लिए जा सकते हैं, और अपने टारगेट को पूरा किया जा सकता है। और कैसे फंड्स, वेरी क्विकली विकास? जी देखिए, जैसे अगर हम एग्रेसिव फंड्स की बात करते हैं तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड लिया जा सकता है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड लिया जा सकता है, उसके साथ में कोई मल्टी कैप फंड जैसे SBI का मल्टी कैप फंड लिया जा सकता है। तो इस तरीके से 3 से 4 अच्छे फंड्स जो है अपने पोर्टफोलियो के साथ, विच आर लाइक ऑल वेदर फंड्स, बट अलग अलग मार्केट कैप के हिसाब से आप 15-20 साल के लिए ले रहे हैं, तो ये फंड्स लिए जा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर अब बात करने वाले हैं, जो है रिस्क मैनेजमेंट, और इसमें इंश्योरेंस और इमरजेंसी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरे करने की बात आती है। प्रतिभा, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, वो भी पर्याप्त हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, और इमरजेंसी प्लानिंग, इन दोनों ही बातों को एड्रेस करने का सही टाइम क्या रहेगा? As soon as you get married, इमरजेंसी फंड तो हर किसी को लगता है। अगर आपका एक्सपेंसेस है और कहीं भगवान ना करे इनकम बंद हो गया, तो आप कैसे घर चलाएंगे? 6 महीने 9 महीने के लिए चलाने के लिए इमरजेंसी फंड नंबर 1 बेसिक है। उसके फाउंडेशन के बिना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता है। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब यंग है तो आमतौर पे बहुत हेल्दी रहते हैं और इंश्योरेंस प्रीमियम कम रहता है। लेकिन ऐसा होता है 100 में से 1 या 2 लोग बीमार होते हैं और उनका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग वाइप आउट हो जाता है सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना सेकंड बहुत जरूरी बात है कि आप एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस ले। सिर्फ टिक मार्क एक्टिविटी के लिए 2 लाख 3 लाख का ना ले, एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस ले। और नंबर 3 लाइफ इंश्योरेंस। अगर कोई और, अभी आपने शादी कर ही लिया और कोई और आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो इम्पोर्टेंट है कि आप लाइफ इंश्योरेंस बराबर अपने डिपेंडेंट के हिसाब से लीजिए कि कितने साल तक उनको थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस है उसमें नॉमिनी जरूर अपडेट करवाइए। उसके अलावा आप EPF वगैरह जो ऑलरेडी आपका शुरू हुआ है, क्योंकि आप तो काम कर रहे होंगे, EPF होगा, आपने नॉमिनी नहीं चेंज किया शादी के बाद, तो वो पुराना नॉमिनी को ही जाएगा, पुराना और विल बनाइए, एस्टेट प्लानिंग, ये 4 चीज जो है ना, ये एकदम नींव है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का। इसके अलावा बिल्डिंग आप बनाएंगे तो स्थिर नहीं रहेगा। इट्स इंपॉर्टेंट दैट अलोंग विथ ऑल दिस एस्टेट प्लानिंग भी करें, अपना विल बनाइए। हर किसी के लिए विल है, इवन इफ यू 27 ईयर ओल्ड, कोई डिपेंडेंट है तो विल बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट और विल प्लानिंग, ये उतने ही इंपॉर्टेंट है आपकी फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी के लिए जितना इन्वेस्ट करना अपने लक्ष्यों के लिए, जिसमें प्रतिभा ने वेरी वेल सेड कि आप हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस को तो अप टू डेट रखिए ही, इमरजेंसी किटी एक बनाइए 6 से 12 महीने के लिए, और विल प्लानिंग, कभी इज नेवर टू लेट फॉर विल प्लानिंग। शादी की शुरुआत में है या फिर काफ़ी साल हो गए हैं शादी को, विल प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच विकास और प्रतिभा, दोनों का हमारे साथ इस बेहद ही खास एपिसोड में चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।